This is Ahmed Mustafa yet again, and today we will be covering some basics of Java. Before we start, एक चीज़ आपको बतानी है कि this session won't teach you how to code. Instead, this session will give you insights on how you can use Java as your programming language. ठीक है? So I'll try to cover the basics that we need for our further sessions. उससे पहले before I get into it, I need to know if any one of you has any questions regarding yesterday's session. तो वो आज ही अभी पूछ लें. If there's anything, you can write it on the chat and I'll read it from here. और अगर नहीं है तो ये भी बता दें ताकि we move forward with our session for today. Okay, I am having difficulty for the virtual device. So what's the problem? What's the issue? Are you using the AVD manager in Android Studio or are you using Genymotion? And also error क्या है जो भी आपका आ रहा है? Okay, till then I'll share my screen. Okay, so you can type your issue here and then we'll address to it as we stop. अच्छा, तो एक आज के एक और चीज़ बतानी थी कि आज का सेशन ओरिजिनली किसी और ने करना था, but due to an emergency at the last moment he could not be here, so I'll continue it and I'll try to keep it as spontaneous and as informative as possible. तो हम जो हैं वो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, इसमें मैं पब्लिकली अवेलेबल स्लाइड्स यूज़ करूँगा डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें समझाने के लिए. मैं आपको एक सेकेंड. ओके, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ और ये मेरी आईडी होगी जो मैं यूज़ करूँगा और इस पे हम थोड़ी सी कोडिंग कर लेंगे ताकि हम सबको एक बेटर आइडिया हो जाए कि यहाँ चल रहा है. ठीक है, आपको इस आईडी से कोई घबराने की जरूरत नहीं. ये एक और ये एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं, ये दूसरी आईडी है जो कि मैं जावा के लिए यूज़ करता हूँ. Not for Android app development but for Java in general, right? तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स. अच्छा, वेरिएबल्स होते क्या हैं? ठीक है, तो जावा में जो है वो 3 टाइप्स के वेरिएबल्स हैं. ठीक है, एक लोकल वेरिएबल होता है, एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है और एक क्लास वेरिएबल होता है. ठीक है, अब लोकल वेरिएबल, अच्छा इन सारी चीज़ों की ना जो जिस चीज़ से कनेक्शन समझ लें आप, वो कनेक्शन है आपके स्कोप से. अब स्कोप क्या चीज़ है तो मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ कि जैसे हमने कल वेरिएबल्स भी लिखे थे. सबको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? तो जैसे हमने कल वेरिएबल्स लिखे थे, अगर मैं लिखूं इंट लेट्स से temp is equals to 0, ठीक है, तो क्या मैं इस temp को इस ब्रैकेट से बाहर एक्सेस कर सकता हूं या किसी दूसरे फंक्शन या मेथड में एक्सेस कर सकता हूं? नहीं. तो ये स्कोप ये बताता है कि जो वेरिएबल है वो कितनी देर तक आपके स्टैक में या आपकी मेमोरी में समझने रहेगा. ठीक है, तो उन तीनों चीजों की जो मैं अभी आपसे बात करने लगा हूं उनका ताल्लुक इस चीज से, स्कोप से. अच्छा, लोकल वेरिएबल वो होता है जो लोकली रखा जाता है, जो किसी मेथड में रखा है, फंक्शन का वेरिएबल होता है. जैसे ही फंक्शन खत्म होगा वो वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से जावा जो अपनी मेमोरी बचाता है और इसी तरह जावा एफिशिएंसी दिखाता है. इसके बाद इस इंस्टेंस वेरिएबल वो होता है जो कि आप क्लास में यूज करते हैं बट मेथड के बाहर. ठीक है, अभी हम आगे क्लासेस भी पढ़ेंगे तो मैं ये करके दिखाऊंगा कि किस तरह होता है. बाकी एक क्लास वेरिएबल होता है जो कि एक स्टैटिक वेरिएबल होता है. अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो आप सब सिर्फ ये समझ लें कि एक स्टैटिक वेरिएबल को जब आप बना देते हैं मेमोरी में तो वो जगह घेर के रखता है. सही है, उसको आप वापस इनिशियलाइज नहीं कर सकते. और जो एक डायनामिक या एक आप समझ लें इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो बार बार बन सकता है. तो जिन जिन लोगों ने भी ऊप पढ़ी हुई है, उनको प्रोग्रामिंग की बेसिक्स पता है, उनको ये समझ में आ जाना चाहिए. अच्छा, पहले तो ये बता दो कि सबने ऊप पढ़ी हुई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन द चैट. तो रीमा सेज यस.
ठीक है, चलो ये मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, सही। अच्छा, तो फिर मैं उसी तरह से इसको लेके चलता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इस क्लास का प्रीरेक्विजिट इज बुक तक, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बट वो जावा में किस तरह होता है मैं आपको ये सिखा देता हूँ, ठीक है। So we talked about all three of these things. Now let's try to implement them in our code ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। तो मैंने कहा था कि तीन टाइप्स के वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल है लोकल, ठीक है। तो अच्छा, जावा में एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कल भी बताई थी कि आप वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर आप इनिशियलाइज करते हैं। अगर आप इनिशियलाइज या डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो एरर देगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कल भी मैंने करके दिखाया था। तो ये जो है ये डिक्लेरेशन है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है आई, और उसकी टाइप है इंटीजर, ठीक है। अगर मैं चाहूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये जावा के कंसोल में प्रिंट करता है। ये देखें एरर दे रहा है, ये एरर कह रहा है कि वेरिएबल आई माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। तो अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो में अगर हम इस तरह का कोई काम करेंगे तो वो आपकी ऐप क्रैश होगी, और उस पर भी यही सेम एरर आएगा कि आप कोई ऐसी चीज को रेफरेंस कर रहे हैं जो कि इनिशियलाइज नहीं है, मेमोरी में नहीं है। जब हम डिक्लेयर करते हैं तो जावा आपका कंपाइलर कंपाइल टाइम पे इसको मेमोरी में जगह दे देता है, रिसोर्स दे देता है। तो इंट की जितनी मेरे ख्याल में 32 बाइट्स होती हैं, तो 32 बाइट्स इसने एलोकेट कर देनी है। अब आप उससे प्रिंट करा रहे हो 32 बाइट्स में कुछ नहीं, सिर्फ गार्बेज है, इसलिए ये एरर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ इनिशियलाइज करके इसको वैल्यू दे दूँ 10 और अब अपना कोड चलाऊं तो आउटपुट आएगा 10, क्योंकि अब आपने डिक्लेयर भी किया, इनिशियलाइज किया और फिर आपने प्रिंट करवाया। और इसका एक आसान तरीका ये कि आपको दो स्टेप्स की जगह एक स्टेप में अगर करना है तो डिक्लेयर भी होगा और इनिशियलाइज भी होगा, ठीक है। इस तरह करते हैं। अच्छा, जिन्होंने पाइथन पढ़ी है और वो इस पे आ रहे हैं, तो पाइथन में होता है कि वेरिएबल्स डायनामिक होते हैं, आपको स्पेसिफिकली डेटा टाइप नहीं बतानी होती, लेकिन यहाँ पे आपको डेटा टाइप बतानी होती है जावा में, ठीक है। अच्छा, ये था लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये मेथड के अंदर है। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेथड है। एक मेथड किस तरह में पता चलता है, उसकी ये स्ट्रक्चर होता है। मेथड मेथड पे आगे बताऊंगा ये स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। और वो इस ब्लॉक टेबल है, यहाँ इसको प्रिंट नहीं करा सकता, ठीक है। ये मुझे एरर देगा क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे आई क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ इनिशियलाइज नहीं कराएगा, ठीक है। ये तो हो गई लोकल वेरिएबल की बात। अब हमने जो नेक्स्ट करा था कहाँ गया, ओके। अच्छा, इंस्टेंस वेरिएबल की बात की थी। इसके बाद अब इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं वो क्लास में डिफाइंड होते हैं। अभी जब मैं क्लास आपको पढ़ाऊंगा तो क्लास में आपको इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाऊंगा, फिर हम स्टैटिक वेरिएबल भी बना देंगे और फिर हम देख लेंगे किस तरह ये चेंज होता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल की कहानी थी यहाँ तक। इसमें बहुत सारी डिटेल आप चाहें तो मैं इसकी लिंक दे दूंगा कि आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये सारी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स से समझाया हुआ है। बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि जावा में किस तरह ये हैंडल होता है। और इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट था इसका वो था इसका स्कोप का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आ गए लूप्स पे, ठीक है। वेरिएबल्स हमने कर लिया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जावा में लूप्स। अच्छा, लूप्स जो है ना जावा में है तो 3 से ज्यादा। मैं आपको दिखाऊंगा 3, और जो हम ज्यादातर जो मैं यूज करता हूँ और जो हमारे कोडर्स भी एमप्लीटी श्योर यूज करेंगे वो 2 तरह के लूप्स यूज कर रहे होंगे। ज्यादातर तो सिर्फ फॉर लूप यूज होता है, बट डिपेंडिंग ऑन कंडीशन हम वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। डू वाइल बहुत कम यूज करता हूँ मैं तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये तीनों लूप्स होते क्या हैं। अच्छा, लूप, जिसको ये नहीं पता लूप क्या होता है, लूप एक ऐसी आप कोड का समझ लें हिस्सा होता है जो आप कोड करते हैं कि एक ही चीज बार बार आपको अगर करनी है तो वो 10 बार करनी है तो 10 बार लिखने के बजाय वो आप एक दफा लिखते हैं और उसको लूप कर देते हैं 10 दफा। नेक्स्ट में अच्छा, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, इनका सिंटैक्स पहले देख लेते हैं। सबसे पहले वाइल लूप आया है। तो वाइल लूप कह रहा है कि आपने वाइल लिखना है, राउंड ब्रैकेट्स खोलने हैं और उसमें एक बूलियन एक्सप्रेशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें कोई बूलियन एक्सप्रेशन होगा जो कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये लूप कब तक चल रहा है। एक दफा आपका, मैं मैग्नीफाई कर दूं,
एक दफा आपका कोड चला, फिर ये जाके कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है तो इसको चला दो, क्या कंडीशन ट्रू है चला दो। ये चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो आप इसको जो कंट्रोल करोगे वो थ्रू योर कोड करते हैं। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, लेट मी नो इन द चैट अगर ये बहुत बेसिक लग रहा है, एंड इफ यू गाइस डोंट नीड सच एग्जांपल्स ऑफ कोड और स्लाइड से सब समझ में आ रहा है, तो डू लेट मी नो दैट एज वेल। तो हम करते हैं लेट्स से वाइल। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स था। अब जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि इसके अंदर एक बूलियन एक्सप्रेशन आएगा। अब एक बूलियन एक्सप्रेशन क्या आता है कि एक बूलियन आप उसको वेरिएबल भी दे सकते हैं। तो अगर मैं जावा में बोल दूं कि बूलियन चेक इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया बूलियन टाइप का जिसका नाम है चेक, और उसकी वैल्यू है ट्रू। तो अगर मैं वाइल के इस एक्सप्रेशन में से चेक लिख दूं तो ये तब तक चलेगा लूप जब तक चेक की वैल्यू ट्रू है। ठीक है, तो अंदर हम लेट्स से हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं कि लेट्स से हम 0 से 10 तक नंबर जो हैं वो प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई की वैल्यू प्रिंट होगी कंसोल पे। फिर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट कर देना आई में आई की वैल्यू, आई में एक इंक्रीमेंट कर देना। तो आई की अगर 0 है तो एक के बाद 0 प्लस 1 1 हो जाएगी, फिर प्लस 1 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये जो अगर मैं इसको चलाऊं तो कोई गेस करेगा कि मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा? लेट मी गेट टू द चैट। कैन यू कवर द जर्नी दैट इज इंटेंसिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट। इन्फिनिट लूप चलेगा, बिल्कुल सही। जी बिल्कुल इन्फिनिट लूप चलेगा क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं दी कि रोकेगा कब। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि if I is equals to 10 let's say, then equals to false, तो जैसी 10 I की वैल्यू होगी 11 करना पड़ेगा ताकि 10 तक हमारे पास प्रिंट हो, 0 से लेके 10 तक। अब अगर हम चलाएंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरह हमने अपने वाइल लूप को कंट्रोल किया। यूजुअली जब हमें नहीं पता होता कि हमें कब रोकना है एग्जैक्टली, मतलब थ्रू प्री डिफाइंड नहीं होता, तो हम ये यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फॉर लूप पे आ जाते हैं। या अच्छा, डू वाइल लूप में भी सेम चीज होती है। उसमें डू वाइल में बस ये होता है कि जिस तरह वाइल में आप पहले बूलियन एक्सप्रेशन चेक कर रहे थे, डू वाइल में पहले आप कुछ काम करते हैं और फिर एक्सप्रेशन चेक करते हैं। तो कोई आपको कोई ऐसी चीज हो कि आपने देखना है कि यार एक्सप्रेशन जो मुझे आइडेंटिफाई, मतलब जिससे मैं लूप चला रहा हूँ, मुझे बाद में दिखे और उससे पहले मैं कुछ काम कराना है मुझे लाजमी, तो फिर उसके लिए ये लूप यूज होता है। उसका सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है फॉर लूप। फॉर लूप में 3 चीजें होती हैं। एक इनिशियलाइजेशन, फिर बूलियन एक्सप्रेशन और फिर अपडेट। तो जावा में किस तरह होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ। इनिशियलाइजेशन ये होती है कि आपका जो फॉर लूप है वो किस वेरिएबल के थ्रू चल रहा है और उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन जिस तरह हम वाइल लूप में दे रहे थे कि ये एक्सप्रेशन कब तक चलेगा। और अपडेट के एक दफा चल जाए तो उसके बाद आप जिस चीज पे चला रहे हो या जो भी आप अपडेट करना चाह रहे हो उसको भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, so let's move on towards our code and I write for loop। अच्छा, for सबसे पहले बोला था इनिशियलाइजेशन, तो हमें एक वेरिएबल बताना है। ठीक है, अच्छा बाय द वे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जिस तरह इसमें मैं अगर फॉर दबा के टैब दबाऊंगा तो मेरे पास लूप आ जाएगा पूरा। इसी तरह एंड्रॉइड स्टूडियो में भी आप फॉर दबा के टैब दबाएंगे तो आपके पास पूरा लूप लिखा हुआ आ जाएगा। बट मैं फिर भी फॉर ट्रांसपेरेंसी करके दिखा देता हूँ। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, अब उसकी कंडीशन क्या होगी? आई इज लेस देन 11, जिस तरह हमने पीछे किया था। और अगर मैं कर दूं आई प्लस प्लस, जूम कर दूं और अब दिख रहा है।
लिख रहे हैं? ठीक है। तो मैं अब जो करूंगा, मैं कर रहा हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट, सॉरी, ठीक है। तो अब वो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो आपने यहाँ पे देखिए वाइल लूप में भी ये काम कर रहा था मैं, और यहाँ पे भी ये काम कर रहा हूँ, लेकिन देखिए कोड कितना रिड्यूस हो गया है। इसलिए जब आपको पहले से पता होता कि आपने लूप कितनी दफा चलाना है, अब जैसे मैं 11 टाइम्स चला रहा हूँ और मैं एरे पे रिवर्स कर रहा हूँ, तो एरे की लेंथ जितना चला लूंगा ताकि हर वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं इसको आपको चला के दिखाऊं, देखें सेम रिजल्ट है बट आपका कोड छोटा हो गया। तो ये फायदा होता है लूप्स यूज करने का। इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या देखना है। अच्छा, इनहैंस फॉर लूप की तरह ही होता है, लेकिन उसमें आप डिक्लेरेशन देते हैं और आगे एक्सप्रेशन देते हैं। ये यूज करने की जरूरत नहीं, अगर आप पहले से करते हैं तो सही है, वरना मैं तो सिंपल ये वाला लूप यूज करता हूँ फॉर लूप, और कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ब्रेक और कंटिन्यू इंपॉर्टेंट चीजें। ब्रेक जो है, आप लूप में अगर कभी ब्रेक करते हैं तो वो उस लूप को तोड़ देता है पूरा, चाहे वो किसी भी स्टेट पे हो। और जब आप कंटिन्यू करते हैं तो वो जो करंट लूप चल रहा है ना, वो सिर्फ उसको तोड़ता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसी इसी लूप में लिख दूं, एक सेकेंड सॉरी, अगर मैं इधर ही लिखूं कि इफ आई इज इक्वल्स टू लेट्स से 5, ठीक है, मैं कर दूं ब्रेक, तो क्योंकि ये ब्रेक पे पूरा लूप तोड़ देगा, तो ये 5 जैसे ही प्रिंट होगा उसके बाद ये रुक जाना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूं, और प्रिंट बाद में करा रहा था मैं, ठीक है, तो एक स्किप कर जाएगा, यहाँ पे 5 स्किप कर गया, ठीक है, लेकिन बाकी का लूप चला। तो जिस लूप में वो था उस वक्त, जिस आइट्रेशन में वो था, सिर्फ उसको तोड़ देगा, बाकी सब चलेगा। तो ये फर्क है ब्रेक, ये इंपॉर्टेंट है समझना, जिसको लूप्स में मसला है। अच्छा, अब हम आगे फंक्शंस पे या मेथड्स पे। तो मेथड क्या होता है जावा में, या वैसे फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ क्लोजली देखें, आपने वहां पे भी एंड्रॉइड में भी देखा था कि एक मेन एक्टिविटी का एक ऑन क्रिएट फंक्शन था, जो आप जैसे ही आप चला रहे थे वो चल रहा था, जो मैंने लॉक करके दिखाया था कि आपकी लॉक कैट में एक वैल्यू आ रही थी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर काम हो रहा है। वहां पे ऑन क्रिएट ट्रिगर होता था, यहाँ पे मेन फंक्शन जो है ये ट्रिगर होता है जावा का, ठीक है। अब फंक्शन जो है आप अपने भी लिख सकते हैं। आप लेट्स से कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपने बार बार करना है, ठीक है, तो आप उसके फंक्शंस लिखेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने लिखा किया था और मुझे ये 10 बार करना है, तो मैं 10 बार कॉपी पेस्ट तो नहीं करूंगा ना, उससे कोड की मॉड्यूलरिटी खत्म होती है। तो इसलिए हम फिर उसके फंक्शन बना देते हैं। तो अगर मैं आपको एक फंक्शन बना के दिखाऊं, सबसे पहले उसका आइडेंटिफायर देना होता है कि क्या वो फंक्शन पब्लिक है या प्राइवेट है। पब्लिक प्राइवेट आप ऐसे समझ लें कि जिसको ऊप पता है, ऊप कि जिस क्लास में है, अगर वो प्राइवेट है तो सिर्फ वही क्लास उसे एक्सेस कर सकती है, अगर वो पब्लिक है तो कोई भी क्लास उसे एक्सेस कर सकती है, ठीक है, विदाउट इवन इनिशिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो फिलहाल हम पब्लिक करेंगे। मैं स्टैटिक का बाद में आपको बताता हूँ मैं स्टैटिक क्यों लिखा है। इसके बाद हम करते हैं रिटर्न टाइप। जो ये मेथड है वो रिटर्न क्या करेगा? क्या आप चाह रहे हैं कि वो लेट्स से इंट रिटर्न करे, ठीक है, या अभी वॉइड कर देते हैं? वॉइड होते हैं कि कुछ भी रिटर्न ना करो, ठीक है। और इस फंक्शन को नाम दे देते हैं लेट्स से एडिश ऐड, ठीक है। अब ये फंक्शन हम लिख दिया, अब इसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन दो वेरिएबल्स ले, ठीक है, इंट एक्स और इंट वाई, और उन दोनों का रिजल्ट ऐड करके वापस भेज दे। अच्छा जी, अब मैं आपको एक चीज करके दिखाऊंगा। लेट्स से int result is equals to x plus y, ठीक है, एंड रिटर्न रिजल्ट। तो ये एरर क्यों दे रहा है, किसी को पता है?
Risha, do read the chat if somebody types anything. ये एरर इसलिए दे रहा है कि वो कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड रिटर्न टाइप। तो इसका मतलब ये है कि हमने जब रिटर्न टाइप यहाँ पे वॉइड बोली, मतलब हमने बोला है कुछ भी रिटर्न ना करो, फिर हम रिटर्न नहीं कर सकते। तो हमें स्पेसिफाई करना है कि हम क्या रिटर्न करें। या इंट है तो हम इंट रखते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि ये सेम क्लास में है तो ये पॉसिबल है। और ये इस तरह होगा कि आपने सीधा सीधा लिखना है कि ऐड फंक्शन का नाम ऐड और दो वैल्यूज भेज दें 1 और 2, ठीक है। ये हो जाएगा, लेकिन ये जो रिटर्न आएगी वो कहीं सेव नहीं हो रही, तो हमें कहीं सेव भी करा लेते हैं, रिजल्ट इक्वल टू ऐड। और अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली प्रिंट भी कराते हैं इस तरह। ठीक है, रन किया, आंसर आ गया 3, ठीक है। तो इस तरह हम लिखते हैं मेथड्स। अच्छा, एक मेथड जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अभी हमने पढ़ लिया फंक्शन, इसके बाद हम पढ़ेंगे एरेज और फिर मैं उस पर आऊंगा। वो होता है कंस्ट्रक्टर। जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं ना, तो उसका एक पब्लिक मेथड होता है जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। वो उस क्लास को इनिशिएट करता है। तो मैं क्लासेस पे बस आने वाला हूँ और ये नेक्स्ट एरेज कर लें, फिर इंशाल्लाह उसको देखते हैं। अच्छा, एरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहीं पे दिखा देता हूँ एरे होता क्या है, पहले समझा दूँ जिनको नहीं पता। एरेज जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें आप एक ही वेरिएबल में बहुत सारी चीजें स्टोर करा सकते हैं, एक ही टाइप की। अच्छा, अब इसमें जो एरे आप देते हैं, मतलब बनाते हैं, उसका साइज आपको पहले से बताना पड़ता है जावा में, ठीक है। क्योंकि जब मैंने बताया था डिक्लेयर करते हैं, तो जब आप डिक्लेयर इनिशियलाइज करते हैं तब आप साइज बताते हैं और वो उस साइज की जगह मेमोरी में दे देता है। तो अगर मैं आपको मैं इंट का बना रहा हूँ, इंट नंबर्स, और ये एरे है तो हमें ये डालना होगा, ठीक है। ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनका मतलब है कि ये एक एरे है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ इनिशियलाइज किया है, अब सॉरी डिक्लेयर किया है, माय बैड। अब इसको इनिशियलाइज करने के लिए दो तरीके हैं। अगर आपको नहीं पता कि अभी वैल्यूज क्या हैं, तो आप इसको इस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं, न्यू इंट और जितने भी साइज का एरे है। तो मैं चाहता हूं कि 10 एलिमेंट्स का एरे बने, ठीक है। एक तरीका ये है। एक, अगर आपको हार्ड कोड करना है और आपको पता है पहले से क्या है, तो फिर आप उसको सीधा इस तरह वैल्यूज दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैं एक और एरर है, ठीक है। अभी भी एरर है। व्हाट डिड आई मिस? चलिए इसको मैं देखता हूँ अभी। बाकी ये जो है ना, अच्छा जावा जो है कोई भी वैल्यू नहीं देता। तो जब भी आप इनिशियलाइज करते हैं ना एरे, तो अगर आप इंट का एरे इनिशियलाइज करेंगे, तो मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। तो इंट का जब भी आप एरे इनिशियलाइज करेंगे तो वो 0 वैल्यूज बाय डिफॉल्ट देगा इंडेक्स पे। और इसी तरह जब आप स्ट्रिंग का बनाएंगे तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग रखेगा, आप बूलियन का बनाएंगे तो वो फॉल्स देगा। अच्छा, अभी हमने फॉर लूप पढ़ा था, तो अगर हम फॉर लूप की यूज करें इस पे रिवर्स करने के लिए, तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ किस तरह होगा। ये किसी को समझ में ना आए तो वो कमेंट कर दे, मैं देखूंगा। नंबर्स है, ये जो है ये उस पे रिवर्स करेगा, ठीक है। पूरे एरे जो हमने भी नंबर्स का बनाया है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जब हम करेंगे तो देखें 0 0 0 0 सबकी वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि एरे जावा में एरे इनिशियलाइज होके उनको एक डिफॉल्ट वैल्यू दी। लेकिन अगर मैं इंट की जगह यहाँ पे बूलियन कर दूं, तो आप देखिएगा कि सबको फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है जो इनिशियलाइज हो रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एरे के किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे अगर मैंने एडिटिंग करनी है, कुछ ऐड करना है, कुछ मतलब एडिट करना है, एक्सेस करते हैं इस तरह।
और इस ब्रैकेट में आप कोई भी नंबर डाल दें। मैं चाह रहा हूँ इंडेक्स नंबर 2 पे 2, ठीक है। अब जब मैं इसको, अभी देखें सारे फॉल्स थे, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो इंडेक्स 2 शुड बी ट्रू। तो 0, 1 एंड 2 इज ट्रू, बाकी सारे फॉल्स, ठीक है। इस तरह हम डिफाइन करते हैं एक एरे को। और एरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, हम यूज करते रहते हैं, लिस्ट बनाते हैं तो सारी एरेज और लिंक लिस्ट यूज होती हैं। लिंक लिस्ट मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि लेट्स कीप इट रियली सिंपल, वो डेटा स्ट्रक्चर में आ जाता है। अच्छा, ये एरे जो साइज है ना, अब आपको नहीं पता आपके डेटा का साइज क्या है, डेटा डायनामिकली ग्रो करेगा। मतलब ये हो सकता है कि आपने आज 100 लोगों की रजिस्ट्रेशन थी, कल 150 हो जाए, फिर परसों 200 हो जाए, तो आपको पता नहीं है। तो उसलिए हम फिर एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं तो जो जावा सपोर्ट करता है, जावा और भी बहुत सारे सपोर्ट करते हैं, क्यू, स्टैक्स वगैरह, बट वो अभी तो मैं आई एम ट्राइंग रियली सिंपल, ताकि सबको जो एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये एरे तो है वन डायमेंशनल, हम चाहें तो एक 2 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं। अब मैं आपको नंबर्स का ही बना के दिखा देता हूँ। तो बोलिए नंबर, अगर मैं यहाँ पे जितने ब्रैकेट डालता जाऊंगा ना, उतने डायमेंशन का एरे बनता जाएगा। एक 2 डायमेंशनल एरे एक मैट्रिक्स होता है सिंपल सा, और उसको हम लूप के थ्रू प्रिंट भी करा के देख लेते हैं अभी। तो मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू कर दो 3, 3, तो 3 by 3 का मैट्रिक्स बन जाना चाहिए। और 2,2 पे ट्रू कर दो। तो मतलब इसका 2,2 का मतलब है, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 2 मतलब थर्ड रो के थर्ड कॉलम में ट्रू कर दो, बाकी सारे फॉल्स करना। अब इसको प्रिंट कैसे कराते हैं, वो 2 लूप से होगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशन बन गया है। इसका तरीका आसान है, इसके अंदर एक और लूप लगेगा, ठीक है। ये सब बेसिक फर्स्ट कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग का है, ये आपको कोई इशू नहीं होगा, आई होप। You can always print this inside, remove and this। मतलब मैंने क्यों किया मैं आपको बता दूंगा, अगर जिनको समझ नहीं आई मैं उनको समझा देता हूँ अभी मैंने क्यों किया। अब मैं प्ले करूंगा तो ये क्यों आया ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने नंबर्स की ith रो का बताया, मैंने उसके कॉलम मेंशन नहीं किया, तो वो एक ऑब्जेक्ट प्रिंट कर, वो उसका हैश प्रिंट करके दे रहा है। फॉल्स 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 फॉल्स, और टेक्स्ट के थर्ड पे ट्रू आ रहा है। इसको थोड़ा समझाने के लिए एक काम करते हैं, आई होप क्लियर आ जाए थोड़ा, या एक काम करते हैं। ठीक है, फॉल्स 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 फॉल्स, और सेकेंड रो मतलब थर्ड रो के थर्ड कॉलम में ट्रू। आगे हमारे एरेस। अब जो लास्ट, अच्छा मुझे अभी अगर कोई किसी का कोई सवाल है तो वो बता दो, ताकि मैं लास्ट क्लास कराऊं, फिर इट विल टेक हार्डली 15 मिनट्स मोर। और कोई अगर अलग कोई किसी का कोई वो है, कोई इशू वगैरह, तो वो भी बता सकता है। ओके, void doesn't return पिन नंबर, ठीक है। ओके, कोई सवाल नहीं है, नो इशू अप टिल नाउ, ठीक है। तो मुझे आप ये बता दें कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, मैं आपको प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको जावा का सिंटेक्स समझा रहा हूँ, क्योंकि हम ये यूज करेंगे। तो मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, एंड आई होप कि अभी तक सबको हर चीज जो है वो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो, मैं बार बार जब से मैं बोलना शुरू किया, मैं ऊप का कॉन्सेप्ट है, ऊप का कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, ये एक्चुअली ऊप का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम अब क्लास बना के स्टार्ट करते हैं। तो अब कुछ भी आप क्लास बना सकते हैं, कभी भी जरूरत पड़ सकती है आपकी क्लास की। क्लासेस बनती क्यों हैं, ये इसलिए बनती हैं कि आप एक समझ लें, एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है क्लास। अब आप ऑब्जेक्ट्स क्यों बनाते हैं या इंस्टेंसेस क्यों बनाते हैं, अगर आपकी कोई एक ही चीज बार बार रिपीट होती है, अ पीस ऑफ कोड, तो आप मेथड लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज है आपके पास जो कि एक बहुत ही मॉड्यूलर है, और आप सॉरी एक बहुत ही रेपिटेटिव है, नॉट अ पीस ऑफ कोड, बट लेट्स से आप एक
आप ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि एक स्कूल के लिए काम करेगा, ठीक है। तो क्लास में बच्चे हैं और हर बच्चे की आईडी भी है, हर बच्चे का नाम भी है, हर बच्चे का पेरेंट्स नंबर भी है, एड्रेस भी है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो डिस्क्रिप्टिव चीजें हैं ना, आप अलग अलग शो नहीं करा सकते। तो आप ये क्या, तो ये कॉन्सेप्ट आया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं चीजों के, और वो मेमोरी में एक साथ स्टोर होते हैं। तो इस तरह मॉड्यूलैरिटी आ जाती है। आप एक दफा लिखेंगे क्लास, और जैसे बच्चों की आपने स्टूडेंट क्लास लिख दी है, चलिए स्टूडेंट ही लिख लेते हैं। अभी आप स्टूडेंट क्लास लिखेंगे, उसमें जो भी चीजें होंगी वो आप एक ही दफा कॉल करके मल्टीपल बच्चे की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स इसमें बहुत सिंपल है। मैं मेथड्स पे मैंने आपको टोका था और बताया था कि टोका नहीं, मतलब मैं रुका था और मैंने आपको बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं नीचे अगर मैं क्लास लिखूं, लेट्स से स्टूडेंट, ठीक है, ये क्लास बन गई। या ये सिंटैक्स है सिंपल सा जावा में क्लास लिखने का। अच्छा जी, अभी हमने बात की थी इंस्टेंस वेरिएबल्स की शुरू में। एक बात की थी लोकल वेरिएबल, जो कि यहाँ हम यूज कर रहे थे सारे। एक हमने बात की थी इंस्टेंस वेरिएबल की, और एक हमने स्टैटिक वेरिएबल की बात की थी, जिसपे मैं आता हूँ। तो चलें पहले स्टैटिक वेरिएबल एक इनिशियलाइज कर देते हैं। स्टैटिक int counter is equals to let's say 32, ठीक है। इसके साथ हम स्टूडेंट का ले लेते हैं नाम, स्ट्रिंग नेम। स्टूडेंट की आईडी बताई थी मैंने, आईडी ले लेते हैं, ठीक है। और चलें दो चीजें रखते हैं। अब जो असल चीज है वो है कंस्ट्रक्टर की। तो जब भी आप क्लास लिखते हैं, उसका बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर मेथड होता है जो कि इस क्लास को इनिशियलाइज करता है, ठीक है, इस क्लास को बनाता है। ये आपने समझना है, जो हम वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं, तो ये डिक्लेयर की हुई है क्लास, ये इनिशियलाइज जो है वो बाय डिफॉल्ट एक मेथड लिखा हुआ होता है, वो करता है। लेकिन अगर आप अपने ओन कंस्ट्रक्टर्स लिखते हैं तो फिर मेथड एक्सप्लिसिटली लिखना होगा। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक अपना कंस्ट्रक्टर हो जो मेरी मर्जी ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर दूं कि अच्छा, ये जो मेथड होता है हमेशा पब्लिक होता है, पब्लिक स्टूडेंट, और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इससे पता चलता है कि कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया एक कंस्ट्रक्टर बेसिक का, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर में मैं चाह रहा हूं कि जब भी स्टूडेंट की क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बने तो उसका नेम और आईडी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो स्ट्रिंग प्रोवाइडेड नेम, ताकि आप लोगों को समझ में आए, इंट प्रोवाइडेड आईडी, ठीक है। अब मैं जो कर रहा हूँ, ये अगर किसी को समझ में ना आए तो मुझे बता दें, मैं बता देता हूँ क्या है। बेसिकली मैंने किया कि दिस का मतलब ये होता है कि इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करो। इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल है नेम। अच्छा, इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास वेरिएबल भी कहा जाता है। तो आप क्लास वेरिएबल से याद रख लें कि क्लास के जो अंदर वेरिएबल्स ऊपर इनिशियलाइज किए डिक्लेयर किए जाते हैं, वो क्लास वेरिएबल्स या इंस्टेंस वेरिएबल्स कराए जाते हैं। तो अब जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसकी वैल्यूज जो मैं भेजूंगा वो इधर जाके सेव हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे खाली स्टूडेंट का एक बनाना चाहूँ, लेट्स से स्टूडेंट s1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट, ठीक है। ये मुझे एरर दे रहा है। ये मुझे कह रहा है कि एक सेकेंड, अब पढ़ा जाएगा कि कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट इन क्लास स्टूडेंट कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। रिक्वायर्ड कह रहे स्ट्रिंग और इंट है, और आपने कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ नहीं भेजा, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर लिखा, तो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि पहले से ये, मैं इसको पहले कमेंट आउट कर दूं और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये चल जाएगा क्योंकि डिफॉल्ट खाली कंस्ट्रक्टर होता है। लेकिन अगर हमने अपना पर्सनल कोई कंस्ट्रक्टर लिखा है तो फिर हमें अगर डिफॉल्ट बनाना है तो हमें डिफॉल्ट भी लिखना होगा। तो मुझे बनाना नहीं, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह होगा।
ये होता है एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दिस इज इट, दिस डज नथिंग, ठीक है। बट इट हेल्प्स यू इनिशियलाइजिंग द क्लास एंड मेकिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं चाह रहा हूं कि एक स्टूडेंट बने जिसका नाम हो, मैं भेज देता हूँ यहाँ पे अहमद मुस्तफ़ा, और मेरी आईडी हो लेट्स से 09, ठीक है। ये एरर क्यों आ रहा है किसी को पता है? You can always type it in the chat so I know that you guys are listening. मैं देख लूँ in data type, yes, true. ठीक है जी, ये बहुत बहुत बेसिक चीज़ें हैं बट इट्स गुड दैट वी आर डूइंग इट। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ना मैंने बना दिया स्टूडेंट S1 जिसका नाम है अहमद मुस्तफ़ा और उसकी ये स्पेसिफिक आईडी है। मैं चाहूँ तो ऐसे एक और बना सकता हूँ और मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों बना के दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट लेट्स से DSC IBA आईडी कर देते हैं 10, ठीक है, एंड 1 दो स्टूडेंट एंड्रॉइड। ठीक है जी, ये मैंने 3 स्टूडेंट्स बना दिए और उनको डिफरेंट आईडीज दे दी। अब जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज दिखानी थी ना वो स्टैटिक की, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो भी चीज स्टैटिक होती है ना वो एक दफा इनिशियलाइज होती है मेमोरी में। तो जब आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट में 3 बना रहा हूं तो उसमें नेम और आईडी 3 दफा इनिशियलाइज कर रहा हूं। तो एक स्टूडेंट का है अहमद मुस्तफ़ा, एक है DSC IBA और एक है एंड्रॉइड। बट तीनों के अगर मैं काउंटर को एक्सेस करूं, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, ये तीनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं करके दिखा देता हूं। अच्छा, इनके एट्रीब्यूट्स को आप किस तरह एक्सेस करेंगे, वो आप इस तरह करेंगे S1 डॉट ID और नेम आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करा लूं कि सिस्टम प्रिंट एलन, ये मेरी स्टूडेंट 1 की आईडी को प्रिंट कर देगा। मैं नेम प्रिंट करा रहा था ताकि ये हमने उसका प्रिंट कर दिया। अब आप चाहें तो इन ऑब्जेक्ट्स का एक एरे बना सकते हैं और उस एरे में तीनों को रख सकते हैं, और जब उस एरे में तीनों को रख देंगे तो फिर आपको एक एक करके इस सिस्टम डॉट आउट प्रिंट नहीं रखना, फिर आप लूप करके भी कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ जैसे एक, अच्छा इधर जो एरे बनेगा वो इंट एरे नहीं बनेगा, इधर एरे बनेगा स्टूडेंट टाइप का, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और इसकी लेंथ दे दो 3, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास 3 है अभी तो मैंने 3 साइज का बना लिया है। अब अगर मैं एरे 0 पे रख दूं S1, एरे 1 पे रख दूं S2, एरे 2 पे रख दूं S3, और अब अगर मैं इस पे लूप चलाऊं and एरे, अगर मैं अब इस पे लूप करूंगा तो ये तीनों एक एक करके प्रिंट हो जाने चाहिए। और देखिएगा एक मसला है, अगर मुझे कोई बताए ये क्या आ रहा है, कोई समझा सकता है या कोई बता सकता है ये क्यों आ रहा है? मैं वापस दिखा देता हूँ और मेरा कोड दिखा देता हूँ। सर एरे स्ट्रिंग एंड इंट की अलग अलग बनेगी, क्या मतलब? एरे किसी एक डेटा टाइप की बनती है बिल्कुल, लेकिन एरे स्ट्रिंग और इंट की अलग नहीं बनेगी। मैं बताता हूँ, क्लास नेम एंड फाइल नेम शुड बी सेम। वो सिर्फ आपकी जो मेन क्लास होती है जावा में उसके लिए होता है। इट्स प्रिंटिंग एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो व्हाट फिजा एंड उमर हैव मेंशन्ड इज करेक्ट, इट्स प्रिंटिंग एड्रेस बिकॉज मैंने यहाँ पे कुछ डाला ही नहीं है। मैंने तो बोले एरे पे पढ़ा है, एरे पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पढ़ा है,
स्टूडेंट का नेम नहीं पढ़ा, ना उसकी आईडी पढ़ी है। तो अगर मुझे उसका नाम या उसकी आईडी प्रिंट करानी है तो मैं फिर इसको कर दूंगा डॉट नेम, एंड नाउ इट शुड प्रिंट क्या कहते हैं नाम तीनों, एमएन मुस्तफा, DSCI एंड एंड्रॉइड। अच्छा जी, सो वी हैव टेकन 45 मिनट्स। अच्छा मैंने एरेज का कुछ मिस तो नहीं कर दिया? लेट मी सी। एरेज डिक्लेरेशन ठीक है, इंट ठीक है, ये भी करा दिया आपको, ये भी करा। तो मैंने ये सारी चीज़ें करा दी हैं। वैसे इस पे किसी को कोई अभी इशू है? अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ मैं बताऊं या कोई चीज़ रिपीट हो जाए या कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है आपको समझ नहीं आ रही जो मैं अभी बता दूं, वी स्टिल हैव 15 मिनट्स, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उसमें तो ऐप में सिर्फ हमने ओवरराइड अच्छा ओवरराइड इनकैप्सुलेशन वगैरह आपको इतनी समझने की जरूरत नहीं है। मतलब अभी वो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, वो तो ओप का कॉन्सेप्ट है। इनकैप्सुलेशन में मैं आपको ये बता सकता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं इधर तो मैंने बता देता हूँ। इनकैप्सुलेशन में बेसिकली एक ओप का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपना जो डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं रख सकते उसको छुपाते हैं। उसके 2-3 तरीके हैं। आइडेंटिफायर लगाते हैं, एक होता है आइडेंटिफायर पब्लिक, एक आइडेंटिफायर होता है प्राइवेट, एक आइडेंटिफायर होता है प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक जो होता है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो जो पार्ट ऑफ कोड आपका इस क्लास को एक्सेस कर सकता है वो इस वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यही चीज को प्राइवेट कर दें तो इस स्ट्रिंग नेम को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा सिवाय इस क्लास के ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो जब तक इस क्लास का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा तब तक आप इस वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये होती है इनकैप्सुलेशन। बाकी अच्छा, ओवरराइडिंग ये होती है कि मेथड की ओवरराइडिंग होती है। जिस तरह मैंने यहाँ पे 2 मेथड्स लिखे हैं ना, अभी मैं चाहूँ तो एक और मेथड लिख दूँ, कंस्ट्रक्टर लिख दूँ, स्टूडेंट लेट्स से स्ट्रिंग प्रोवाइडेड नेम, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाऊँ स्टूडेंट का जिसमें उसका सिर्फ नाम हो, उसकी आईडी नल हो। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। दिस नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अच्छा ये देखें, ये एरर आ गया क्योंकि मैंने वहां पे प्राइवेट लिखा, तो मैं कहीं भी इसको यूज नहीं कर सकता। सही है, सिर्फ क्लास यूज कर सकती है उसको। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये इनकैप्सुलेशन का था। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखूंगा तो वो खुद ही ओरिजिनली प्रोटेक्टेड लिखा हुआ होता है, प्रोटेक्टेड या पब्लिक, प्रोटेक्टेड लिखा हुआ होता है। और प्रोटेक्टेड का मतलब ये कि ये क्लास यूज कर सकती है और इस क्लास का जो भी पेरेंट क्लास है वो यूज कर सकती है। अब मैं ऊप की इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मैं आपको पेरेंट क्लासेस बना के दिखाऊं, उसको एक्सटेंड करवाऊं, फिर इंटरफेसेस पे आए। वो बहुत मतलब 1 घंटे की बात नहीं है, वो फिर लंबी है। बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेसिक्स ऑफ जावा एंड व्हाट वी विल बी यूजिंग इन आवर फ्यूचर सेशंस, ताकि आपका एक ब्रश अप हो जाए, एक प्राइमर मिल जाए कि इस तरह क्या करना है। तो मैं आपको क्या करके दिखा रहा था कि मेथड ओवरराइड करके दिखा रहा था। तो ये 2 मेथड्स हैं, दोनों के सेम नाम है, तीनों के सेम नाम है एक्चुअली, ठीक है। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। अच्छा, ये मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग की है, ठीक है। मेथड, कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड होता है बट वो उसमें रिटर्न टाइप नहीं होती। तो आप चाहें तो मेथड ओवरराइड को अगर मैं सिंपली पुट करूँ तो इसका मतलब ये है कि आप एक ही नाम के मल्टीपल मेथड्स बना रहे हैं बट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो मैं हो सकता है कि आपको एक एरिया का मेथड बना दूं जिसमें मैं कभी उसको सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दे रहा हूँ, कभी मैं उसकी लेंथ और ब्रेथ और तीसरा कोई भी वेरिएबल, तीसरी भी कोई डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, या कभी मैं सिर्फ उसकी लेंथ दे रहा हूँ अगर वो स्क्वायर है। तो ये जो 3 मेथड्स हैं अगर मैं लिखूं तो डिपेंडिंग ऑन माई कोड, जिसका मैं आपको करके दिखाता हूँ, कहाँ गया, यहाँ बना रहा था, स्टूडेंट S4 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट
मैंने सिर्फ नेम रखा था ना, तो नेम डालूंगा अहमद, ठीक है। तो अब जो ये S4 जाके बनेगा वो इस मेथड में जाके बनेगा, ठीक है, इस मेथड के थ्रू बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग भेजा हुआ है। और अगर मैं S4 के system.out.println S4.id प्रिंट करूं, गेस करें क्या प्रिंट होगा। एक सेकंड, ID 0, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जावा जब भी इंटीजर वेरिएबल आप देते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसको 0 असाइन कर देता है, ठीक है। तो दिस वाज इट, आई थिंक, लेट मी सी। क्या एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करने के लिए ओप के कॉन्सेप्ट आने नेसेसरी? देखें, आपको जितना आता है उतना बेहतर होता है हमेशा। हम डेटा स्ट्रक्चर्स भी यूज करेंगे, हम हो सकता है ओप के कॉन्सेप्ट्स ये समझ लें कि क्लास तो बनेगी, जो मैंने आज को आपको जितना भी कराया ये सब तो होगा ही होगा, क्योंकि हम जब फायरबेस भी करेंगे तो फायरबेस में एक अलग क्लास बनाएंगे, और ताकि आपका कोड जो है ना एक्सक्यूज मी मॉड्यूलर रहे। तो जो जहां हो रहा है ना वो वहीं पे हो रहा है, मतलब एक क्लास में एक ही काम हो रहा होगा, तो इससे ना कंफ्यूजन कम होती है, ये समझ लें। प्लीज एक्सप्लेन स्टैटिक इन मेथड्स। अच्छा, मैं बता देता हूँ। अच्छा, स्टैटिक मेथड्स जो हैं उनका रेफरेंस भी यही होता है कि वो मेथड भी एक ही दफा इनिशियलाइज होते हैं, ठीक है। आप स्टैटिक का जब भी वर्ड आए ना, आप ये जहन में रख लें कि मेमोरी में वो सिर्फ एक दफा इनिशियलाइज होगा, तो आप उसको बार बार यूज नहीं कर सकते, और सॉरी बार बार उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते, यूज तो कर सकते हैं, कोर्स, ठीक है। अच्छा, तुम एंड्रॉइड का क्या बोल रही थी मरीशा? ये कौन सा, हाँ यही वाला था, हाँ यही वाला था। इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ पहले। अच्छा, यहाँ से जो कल नहीं, मैं फिर से भूल गया। अच्छा, इधर राइट पे ना ये तीन चीजें, तो आप इस तरह से तीन तरीके से अपने ना फ्रंट एंड्स को वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे मैंने लगाया हुआ है अभी इस पे, तो मेरे लेफ्ट पे यहाँ कोड आ रहा है, और राइट पे मेरी वो फ्रंट एंड बना हुआ आ रहा है कि वो किस तरह दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ ये कर दूं तो सिर्फ मेरे पास कोड आएगा, ये सिर्फ आपको कोड दिखा दो, और आप डायरेक्ट कोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। थर्ड वन इज जस्ट दिस, so you can use drag and drop over here and you can build your front end, और वो कोड पीछे खुद ही लिखेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको फ्रंट एंड दिखाना था। अच्छा, इसकी आईडीज मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि मैं पीछे का दिखाऊँ। तो ये एक टेक्स्ट व्यू है जो कि 0 मैंने बनाया था, उसको आईडी दी थी num_text_view, ठीक है। इसी तरह ये एक इंक्रीमेंट का बटन है, उसको आईडी दी थी increment_btn। ये एक डिक्रीमेंट का बटन है जिसको मैंने आईडी दी थी decrement.btn। अच्छा, आप जो ये लाइनें लकीरें देख रहे हैं ना कि ये नीचे से और राइट से लगा हुआ है, ये जो है ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जब कल सेशन होगा हमारा तो उसमें हम कंस्ट्रेंट लेआउट पे बात करेंगे। तो कंस्ट्रेंट लेआउट है ये, उसमें आपको कोई भी विजेट यूज करने से पहले कंस्ट्रेंट करना होता है, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये मैंने कंस्ट्रेंट किया हुआ है, अगर आपको भी कुछ ऐसे इसमें से नहीं समझ में आ रही तो इंशाल्लाह कल तक समझ में आ जाएगी। विल गो इन डिटेल्स, ठीक है। अब बैक एंड की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये है असल जो आज हमने पढ़ा है ना, तो हम कर रहे थे वेरिएबल को डिक्लेयर। ये मैंने डिक्लेयर किया हुआ है कि बटन टाइप वेरिएबल, जिस तरह हम इंट कर रहे थे और अभी स्टूडेंट करके दिखाया, उस तरह बटन एक क्लास है एंड्रॉइड में जो कि इन बटन्स को रिप्रेजेंट करती है जो आपको स्क्रीन पे दिखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट व्यू भी इसी तरह की एक क्लास है जिसमें टेक्स्ट दिखाती है। अच्छा, जो मैं आपको दिखा रहा था जावा, जो मैं अभी कर रहा था, मैं दिखा रहा था कि मेन मेथड से मेरा जावा चल रहा है ना,
मेरा जो कोड है वो चल रहा है, यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड से चलता है, ठीक है। तो ये सॉरी, ये ऑन क्रिएट है, ऑन क्रिएट मेथड है, यहाँ से चलेगा। ये जो लॉग मैंने आपको दिखाया था, आप अपने भी कोई भी लॉग लिख सकते हैं, बहुत टाइप के लॉग्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ये डी का मतलब है डिबग, ई का मतलब होता है एक्सेप्शन, और आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप डिबग के लिए कोई यूज करें, आप बस इतना समझ लें कि आपको लॉग का टैग देना होता है, ताकि जब आपका कोड रन हो रहा हो और ये वाला कोड चलेगा तो आपके लॉग कैट में ये चीज प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, इस आईडी इस टैग के साथ। ये मैंने कल बताया था। बाकी ये जो हो रहा है, ये आप समझें जैसे मैंने अभी पीछे ये किया हुआ था ना कि इंट आई इज इक्वल टू 10, तो ये वाला पार्ट जो है वो ये रहा, और ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट ये रहा। अब यहाँ पे हो रहा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये सिंपल सी चीज हो रही है कि इंक्रीमेंट फाइंड बाय व्यू बाय आईडी इज अ फंक्शन बाय एंड्रॉइड, जिसमें वो व्यू को ढूंढता है जो आप आईडी उसको प्रोवाइड करेंगे इस स्क्रीन पे, ठीक है, इस लेआउट पे। तो हमारी लेआउट पे जो आईडी थी वो थी इंक्रीमेंट अंडरस्कोर बटन, डिक्रीमेंट अंडरस्कोर बटन और नम अंडरस्कोर टेक्स्ट रिव्यू। तो आर इज अ क्लास जिसमें सारी आईडीज होती हैं, तो हम लिखते हैं आर डॉट आई डी डॉट जो भी हमारी आईडी है वो हमारे इससे ढूंढ के ले आएगा। और जब ये पिंक हो जाएगा ना तो आप समझ लें कि आपका काम हो गया। ये अगर पिंक नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे चेंज आना चाहिए। अच्छा, मैंने नीचे भी यूज किया है, ये देखिए ये ग्रे है ना, मतलब ये आपने ना कोई इसका मतलब ये कि कहीं यूज नहीं हो रहा, लेकिन जब मैंने इसको डिक्लेयर किया तो ये यूज हो रहा है, तो इसलिए पिंक हो जाता है, ठीक है। अब लॉग इज यूज फॉर डिबगिंग, मैं तो डिबगिंग के लिए यूज करता हूँ, आप कोई इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब आपका कोड है ना, कभी कभी होता है कि आप जब कोड कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा है एरर कहाँ आ रहा है, बहुत लंबा कोड है, तो आप स्टेप्स पे ना लॉग्स डाल देते हो। तो आपने जैसे ना यहाँ पे लॉग डाल दिया कि कौन क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो जब ये कोड चलेगा ना तो लॉग कैट में ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। मैं एक करके दिखा देता हूँ, मैं जल्दी से ना ये बंद करता हूँ, और वी स्टिल हैव 3 मिनट्स, तो मैं आपको डिवाइस पे चला के दिखा देता हूँ कि लॉग आएगा कहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमने आपको कोड लैब्स की लिंक दी थी उसमें भी लॉग उन्होंने मेंशन किया था। बाकी अच्छा, ऑन क्लिक लिसनर, आपको ये अभी समझने की जरूरत नहीं है कि ये इतना लंबा कोड कहाँ से आएगा। इतना लंबा कोड आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है इंक्रीमेंट या कोई भी आपका बटन, सेट ऑन क्लिक लिसनर, इस पे एंटर दबाएं, अंदर लिखें न्यू, ये फंक्शन है आपका, इस पर आप क्लिक करेंगे खुद लिख देगा सारा कोड। और यहाँ ऑन क्लिक मेथड के अंदर आपने काम करना है। ये मैंने कल बताया था ये क्या चीज़ है, ये क्या हो रहा है, लेकिन ये अभी अगर आपको नहीं समझ नहीं है, ये आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे यूज टू होंगे ना एनवायरनमेंट के, तो आपको हर एक चीज़ खुद ब खुद समझ में आने लगेगी कि हो रहा क्या है, और फिर जितना आप इस पे काम करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। लेट मी सी, अगर मेरा जेनी खुल गया है। अच्छा, पीपल वर हैविंग इश्यूज विद जेनी मोशन एज वेल, जो जेनी मोशन इंस्टॉल कर रहे थे, तो उनका यहाँ पे अगर कोई है और तो कोई मसला हो रहा है तो वो भी पूछ रहा है, मैं देख लेता हूँ अगर इफ आई कैन सॉल्व इट राइट नाउ। And the start. अच्छा, ये देखिए मेरे पास रनिंग डिवाइस में सैमसंग गैलेक्सी 9 आ गया, जो कि मैंने अभी भी स्टार्ट किया है। मैं इस पे गो कर दूंगा तो मेरा कोड इस पे चल जाएगा। जो मुझे आपको दिखाना था वो ये है कि लॉग कैट ये होता है, ये यहाँ पे देखें, और इस पे बहुत काम हो रहा होता है, ठीक है। तो आप हमेशा यहाँ पे लॉग कैट पे ढूंढ सकते हैं अपनी चीज़ जो भी आप देख रहे हैं। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया है, लेट्स सी यहाँ पे कब आएगा।
अच्छा ये ऐप चल गई है। ये रहा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जो हमने टैग दिया था, टैग का नाम था आई, मतलब इंफॉर्मेशन का टैग था। हम डिबगिंग का टैग दे सकते हैं डी, हम एक्सेप्शन का टैग दे सकते हैं। वो आप अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएं, वो सिर्फ आप आई यूज कर लें तो ये आपकी उसके लिए होगा कि आप पता कर सकते हैं कि अगर आपका कोई कोड का पार्ट नहीं चल रहा तो आप उधर लॉग्स डालते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों नहीं चल रहा या कहाँ पे आपका कोड जाके टकरा है। तो ये है लॉग कैट का, और बाकी ये रही हमारी कल वाली ऐप। इट्स अप एंड रनिंग, लेट मी सी। Okay. So is there anything else? I think we're done for today. If there isn't anything, how did we open app on S9? अच्छा, तो मेरे पास जेनीमोशन का, मैंने आपको बताया था, मैंने जेनीमोशन का मेरे पास ये एमुलेटर है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एमुलेटर, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, वो इस तरह स्टार्ट हुआ और ये खुला है मेरे पास। अब एंड्रॉइड स्टूडियो मेरा सेटअप हुआ है जेनीमोशन पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास मेरे आ जाएंगे जितने भी डिवाइसेस हैं। आपको मैं आसान तरीके बताता हूँ, अगर आप लोगों से वर्चुअल डिवाइस सेटअप नहीं हो रही तो आप लोग अपना फ़ोन लगा लें, फ़ोन में डेवलपर्स का ऑप्शन खोलें और यूएसबी डिबगिंग अलाउ कर दें, तो ये चल जाना चाहिए आपका। यहाँ पे आपका फ़ोन आ जाएगा, फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन पे खुल जाएगी आप। सही, ये तरीका होता है। How did yes, that is true. अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एक दो तरीके हैं। सबसे पहले लेट मी शेयर अगेन। अच्छा, आपने ना जेनीमोशन डाउनलोड कर लिया है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने जेनीमोशन डाउनलोड कर लिया। जेनीमोशन डाउनलोड करने के बाद आपको एक फ़ोन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, एक फ़ोन बना के, और वो फ़ोन भी डाउनलोड होगा उसकी इमेज, जिस तरह मैंने बनाए हुए दो सैमसंग गैलेक्सी S3 एंड S9, ठीक है। फिर इसको आप स्टार्ट करिएगा, इस पर डबल टैप करके, जिस तरह यहाँ पे स्टॉप आ रहा है इसी तरह आप यहाँ पे स्टार्ट आता है जब ये बंद होता है, ठीक है। अब एंड्रॉयड यूजुअली ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा कि आपके डिवाइस है और ये चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका मसला जो आता है वो जेनीमोशन के फाइल पाथ में आता है, मैं बताता हूँ। तो आप जेनीमोशन के यहाँ क्लिक करके सेटिंग्स में जाएंगे, और सॉरी ADB में जाएंगे, ठीक है। ये मैं कोशिश करूंगा कि कहीं लिंक में भी लिख दूं कि किस तरह सेट होगा। और आप जिस तरह मेरे ये लिखा हुआ है ना, सी यूजर्स मुस्तफ़ा, आपका यूजर नेम होगा यहाँ पे, ऐप डेटा लोकल एंड्रॉइड और SDK, ये पाथ देंगे यहाँ पे। कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों के भी होगा, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। तो मैग्नीफायर कहाँ, ठीक है, ये मेरा पाथ है। इसी तरह का आपका पाथ होगा, सिर्फ इसमें आपका नाम डिफरेंट होगा, ठीक है। बाकी आपने पाथ देना है, ये बता देगा कि दिस फोल्डर इज वैलिड। ये अगर वैलिड हुआ आपका फोल्डर तो फिर आप जब रीस्टार्ट करेंगे तो ये ऐप खुल जाएगी, एंड्रॉइड स्टूडियो फिर पक्का पक्का आपका कर लेगा, अगर वैसे नहीं कर रहा, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज जेनीमोशन एज एन एमुलेटर। वरना आप लोग जेनीमोशन नहीं तो आप यहाँ से AVD, मैं तो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जो मशीन है वो इंटेल बेस्ड नहीं है, तो मेरे PC पे ये वाले एमुलेटर्स नहीं चलते सही। तो लेकिन आप लोग के पास आई एम अज्यूमिंग ये इंटेल के होंगे, तो आप तो सीधे सीधे ये वाले डाउनलोड कर लें। दीज वर्क रियली गुड ऑन इंटेल मशीन्स और ये बहुत स्मूथ चलते हैं। यस प्लीज जूम इन, ये मैंने कर दिया। Okay, so I hope you guys understood and I tried my best
to be really spontaneous, और एक करके I tried to explain जो भी चीज़ें necessary मुझे लगी जो हमें use करेंगे आगे, and I hope you guys understood. और कोई भी फिर भी मसला आता है, you can always ask us in the group or text us or maybe email us, and we'll respond to them. Recommend a book for beginners in Android or in Java. If you want to learn Java first properly, तो इसकी मैं नाम लिख देता हूँ, जावा प्रोग्रामिंग नाम था, बाय डैनियल, ऐसी करके कुछ नाम है इसका, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये जावा के लिए, एंड्रॉइड की मैं आपको कोई बुक रेफर कर दूंगा। Whatever the tutorials and the courses are usually enough, but if you guys still want a book, then we'll recommend it to you. So thank you for coming. Allah Hafiz. Ryzen processors are really good, but Ryzen processors don't support x86 images. राहिल, तो आप उस पर जेनीमोशन चलाएं, वो जैसे आप देख रहे हैं मेरे इतना बेहतरीन चलता है, इसमें कोई इशू नहीं आता, इतना स्मूथ है सब, तो आपके भी स्मूथ चलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।